हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो देन आज हम अपने चैनल पे अपनी फर्स्ट सीरीज एस्टेट पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इनको हम 11th और 11th और 12th क्लास की यूनिट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशंस। इसमें हम यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। 2016 से 2025 तक टोटल 19 क्वेश्चंस आए हैं। तो हमको इनको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा एस्टेट 2016 का क्वेश्चन। इसमें है कि व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%। इन्होंने कहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 300% इंक्रीज हो रही है तो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय, तो बॉडी का मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज बोला है 300% और अब हमारे पास मोमेंटम में इंक्रीज बोला है कितना होगा। ओके, हमें पता है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ठीक है, वो हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के से डिनोट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना चाहते हैं तो हम मास से डिवाइड कर देंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2m। और हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो गया पी स्क्वेयर अपॉन 2m। तो यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो है हमारे पास पी स्क्वेयर बाई 2m। और काइनेटिक एनर्जी को हमने किससे डिनोट किया था, के से। यहाँ से हमारे पास पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me। ये इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। एक हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, p1 से। और जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है उसको हम डिनोट करेंगे p2 से। ऐसे ही जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डिनोट करेंगे K1 से, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डिनोट करेंगे K2 से। ओके, तो अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करती हूँ तो P1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को K से लिया है, ठीक है, तो 2m K1। और फाइनल कंडीशन के लिए हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, p2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m k2। तो अगर यहाँ से हम p1 इधर अंडर रूट आ जाएगा p1 के लिए, तो 2m k1 और p2 की वैल्यू हो गई हमारे पास अंडर रूट 2m k2। ओके, तो क्वेश्चन में जैसा कि हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज किया है। ओके, तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या ली है, K1 है, और फाइनल है तो K2। इट मींस K2 में हमने, K2 कैसे आएगा कि काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल हो गई है, उसमें हमने 300% इंक्रीज किया है। ये हमारी इनिशियल थी और इंक्रीज ये है, तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई है K2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलो सॉल्व करो। 300 अपॉन 100 इंटू K1, यहाँ से हमारे पास आ गया 4K1। तो K2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, K2 की वैल्यू 4K1। अब हम इस वैल्यू को, और हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, P2, इनिशियल मोमेंटम क्या है, P1, और P2 किसके इक्वल है हमारे पास, 2m K2। इनिशियल हमारे पास किसके इक्वल है, 2m K1। ये हमने एक ही पार्टिकल के लिए पूछा है तो मास हमारे पास सेम आ जाएगा, 2m से 2m कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू अंडर रूट K2 अपॉन K1। K2 की वैल्यू हमें पता है क्या है,
K2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4K1, तो हम K2 के अंदर पुट करते हैं, तो P2 बाय P1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4K1 अपॉन K1। यहाँ से हमारे पास P2 अपॉन P1 आया इज इक्वल टू 2, तो P2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से P2 इज इक्वल टू 2P1। ओके, हमें पता लग गया है कि हमारा जो फाइनल मोमेंटम है वो ट्वाइस है इनिशियल मोमेंटम के। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा, इसके लिए हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंट, ये हमारे पास परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम आएगा। फाइनल मोमेंटम है हमारा पास P2, इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास P1 अपॉन इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई 100%। P2 की वैल्यू है 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 इंटू 100%, तो हमारे पास मोमेंटम चेंज कितना आया 100%। तो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा 300%। सबसे पहले तो हमारे पास एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज बताया है 300% है, हमें निकालना है मोमेंटम इंक्रीज कितना होगा बॉडी का। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन आता है वो आता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया है K से। जब हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू के लिए K2 की वैल्यू निकालते हुए वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आता है फाइनल ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके उसको हम इनिशियल मोमेंटम से डिवाइड करते हैं और इनटू में 100% से मल्टीप्लाई किया, उसका वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 100%। ओके, नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि होल कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ होल कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो होल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है। यूनिट तो हम निकाल लेंगे पर जो होल कोफिशिएंट है ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो होल कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास किसी भी मटेरियल में, किसी भी मटेरियल में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनका बिहेवियर शो करता है जब हम उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो होल कोफिशिएंट क्या है, होल कोफिशिएंट है वो हमें बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है चार्ज कैरियर के किसी मटेरियल के, जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगा कि होल कोफिशिएंट क्या होता है। ओके, नाउ अब होल कोफिशिएंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो होल कोफिशिएंट को हम आर एस से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है होल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे हमारे पास J क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है हमारे पास कि करंट करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट निकाले तो हमारे पास यूनिट आएगी एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर होता है अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक सेकेंड। ओके,
अब ये बी है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट होती है, वेबर, ये मीटर स्क्वायर, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास बी की यूनिट्स आ गई हैं, जे की यूनिट्स आ गई हैं। अब हमारे पास बचता है होल इलेक्ट्रिक फील्ड। होल होल का खुद का कंसेप्ट ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होता है होल इफेक्ट के ड्यूरेशन में। जैसे कि मैंने कहा होल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और होल कोफिशिएंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होल कोफिशिएंट हमें बताता है कि हमारे पास चार्ज कैरियर का बिहेवियर कैसा होगा जब हम उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक होल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इंटरनल फील्ड होता है, ये एक्सटर्नल नहीं होता है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो खुद बिल्ड होता है। ये खुद से ही बिल्ड हो जाता है होल इफेक्ट के ड्यूरिंग। जब भी होल इफेक्ट हो रहा होता है तो ये खुद से डेवलप हो जाता है, ये एक इंटरनल फील्ड है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है होल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हमारे पास जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ होता है चार्ज कैरियर पे, तो जब होल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस आउट कर देता है, जिससे किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं, वो डेविएट ना होके स्ट्रेट मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने इनके बारे में जाना कि ये क्या होता है। अब हम इनकी यूनिट्स लिखते हैं। तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, अब बताओ क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यूनिट होगी हमारे पास वोल्ट पर मीटर। तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस बिल्ड होता है होल इफेक्ट के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर। करंट डेंसिटी क्या है हमारे पास, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है हमारे पास, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम अपना कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, बताओ, वोल्ट, ठीक है, अपॉन मीटर, इंटू मीटर की -2 है, फिर मीटर की -2 है, इंटू वेबर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्ट, वोल्ट 2243 मीटर क्यूब, क्योंकि माइनस में आएगा ऊपर जाके, मीटर क्यूब इंटू वेबर की -1। हमारा एम्पियर रह गया कहीं पे, ये रहा एम्पियर, तो एम्पियर भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी वी एम क्यूब एम्पियर -1 वेबर -1। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ भी 3 यूनिट है, यहाँ भी 3 है, पर ये +1 है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमारे पास एसटेट 2016 में पूछा गया है। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन, ये 2016 में पूछे गए। तो एक ही ईयर में 4 क्वेश्चन पूछे इन लोगों ने। जो ये क्वेश्चंस हैं ये सिमिलर दूसरी, जैसे कि एक करंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास उस यूनिट में भी लाई करता है करंट वाली में, पर यहाँ पे हमारे पास इन्होंने एरर और परसेंटेज चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन इस यूनिट में भी डाल दिए हैं।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इस चैप्टर से मेनली ना इन्होंने 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे हैं। एक डायमेंशंस के लिए, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एरर्स से क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, और थर्ड हमारे पास क्वेश्चन पूछे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से, सिग्निफिकेंट फिगर्स से। उनको करते हैं एक साथ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द करंट इन अ बल्ब इज डिक्रीज बाय 5%, हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है किससे? 5% से। ओके, तो ये कह रहा है पावर विल बी डिक्रीज बाय, तो ये पूछ रहा है कि पावर में डिक्रीज कितना होगा, पावर में डिक्रीज कितना होगा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, और उस फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। बल्ब के पास एक फिलामेंट होता है जिसका खुद का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब भी हम बल्ब में से करंट फ्लो कराते हैं, बल्ब से जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है वो डिसिपेट होती है हीट और लाइट की फॉर्म में। जब भी करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक पावर को हीट और लाइट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या करता है। जब करंट रेजिस्टेंस से पास होता है तो क्या होता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि हमारे पास जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पावर अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास पावर आएगी P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ओके, अभी हमने पढ़ा कि बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर हम बल्ब को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्ब को चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसका आर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है आई स्क्वेयर के, और यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज डिक्रीज दे रखा है करंट में वो दे रखा है 5%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज चेंज इन पी, पी क्या है यहाँ पे? पावर, इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आई। यहाँ पे जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं एरर के या परसेंटेज चेंज के, तो जो पावर होती है ना, ये पावर ये आगे आ जाती है और सिंपल हम पीछे लिखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में भी पावर होगी जैसे कि आई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर पी टी स्क्वेयर, तो ये पावर भी ऊपर जाके एडअप होती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता है। जब भी हम एरर के क्वेश्चन करते हैं तब हम हमेशा एडअप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट में डिक्रीज कितना दे रखा है? 5%, तो परसेंटेज चेंज इन आई हमारे पास क्या दे रखा है? 5%। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 5% इज इक्वल टू 10%, तो पावर में डिक्रीज कितना आया हमारे पास? 10%, तो हमारा आंसर होता है 2। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज को, इसको हम लिखते हैं डेल पी अपॉन पी इंटू 100% is equal to 2 into del I upon I multiply 100%। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 5%। इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5%, तो 2 into 5% is equal to 10%। इस सेकेंड टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, सॉरी। तो इसका कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास करंट में डिक्रीज दिया हुआ था कि कितना परसेंट डिक्रीज है, तो हमें पावर निकालना था। तो पावर का P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर का फॉर्मूला यूज करते हुए, जहाँ पे आर हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है बल्ब के अंदर, तो पावर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वेयर से, ठीक है। तो इसका डिपेंडेंसी ओनली करंट पे हो गया, और अगर करंट 5% डिक्रीज कर रहा है तो कैलकुलेशन से हमारे पास आया कि हमारा जो पावर है वो 10% डिक्रीज कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2016 का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन भी परसेंटेज एरर से आया है। आप देख रहे हो ना कि इनका फेवरेट टॉपिक है परसेंटेज एरर, यूनिट और उसकी डायमेंशंस का और एक सिग्निफिकेंट फिगर का, जैसे कि आप आगे देखेंगे। आपको इन 4 टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए। एक बार जब ये एस्टेट के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं मेन टॉपिक्स को कवर करवाऊंगी। तो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द बॉल इज the radius of the ball is 5.2 plus minus 0.2 centimeter. The percentage error in the value of the ball is. अब हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है किसमें? वॉल्यूम में। ओके, इस बार हमें जो एरर गिवन है वो इस तरह से गिवन है। जब भी हम जनरली एरर को लिखते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है किसी भी चीज में? सबसे पहले हमारे पास होता है मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस, उसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जैसे ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू, और ये हमारे पास 0 पॉइंट क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर। जैसे ये रेडियस के अंदर है तो हम अगर इसको लिखते हैं तो r प्लस डेल आर, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन r है, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ r है। यहाँ से अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर का, वो किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि बॉल है, बॉल एक काइंड का स्फीयर ही है। ओके, तो ये कांस्टेंट है, 4/3 और पाई दोनों कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? r क्यूब के। ओके, तो अगर हम रिलेटिव एरर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिलेटिव एरर। अगर हमें परसेंटेज एरर की तरफ जाना है इस टाइप से, तो डेल v अपॉन v इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और फिर एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू। इतना आया आपको समझ? इसके बाद हमें निकालना है कि परसेंटेज एरर कितना है। क्या निकालना है? कि परसेंटेज एरर कितना आया है। उसके लिए परसेंटेज से जो मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हम लिखते हैं तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100% किसके इक्वल आएगा? डेल आर क्या है हमारे पास? डेल आर है हमारे पास 0.2 अपॉन मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास? 5.2। आर क्या है? मेजर्ड वैल्यू। 3 इंटू 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 से मल्टीप्लाई 100%। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 52 इंटू 100%। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारे पास आ रहा है 300 अपॉन 26%। 26 1 जा 26, 4 40, 21 26 इंटू 5. ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? हमारे पास करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, तो हम राउंड, इसके जो पास का आंसर है वो है फर्स्ट 11th, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पर जैसे कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करके नहीं जाते, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे आप देख रहे होगे ये एक पेपर के 4 क्वेश्चन थे जो 2016 में पूछे गए थे, सारे 2016 में पूछे गए थे। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें इन्होंने क्या पूछा? मोमेंटम में चेंज पूछा, परसेंटेज, सिमिलर पैटर्न। बस हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐड करना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास यूनिट पूछी गई है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फिर परसेंटेज गिवन है, डिक्रीज पावर के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है, वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज पूछा गया है। एक टाइप ये हो गया है, एक टाइप ये हो गया है, और एक टाइप ये हो गया है। ये 3-4 टाइप है जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला जो उसमें अप्लाई हो रहा होता है उसको चेंज कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं ये लोग कुछ भी।
तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स पे कमांड बनाओ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब की बार मैं इसको पहले ही अरेंज कर देती हूँ ढंग से। एक्चुअली ये फर्स्ट वीडियो है ना, तो मुझे थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो इससे बेटर होगा, आई होप। नाउ हम अपने चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो मैंने कहा था ना फॉर्मूलाज वैल्यू चेंज होंगे, तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास वैल्यूज आ गई है एरर के अंदर सेम। अब हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, सेम सेम पैटर्न है। चलो करते हैं। ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर इज गिवन बाय, ये कह रहा है जो हमारे पास वायर मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस है वो गिवन है। तो V क्या है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है हमारे पास करंट है। तो जो हमारे पास V की पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। और जो हमारे पास I की वैल्यू गिवन है, तो I की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस में। अब ये जो हमारे पास है, तो ये वाली मैंने आपको बताया था मेजर्ड वैल्यू होती है। ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। इसके बाद हम पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं, फिर परसेंटेज एरर निकालते हैं, और डायरेक्ट इवन हम रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज एरर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमें आर का गिवन है। तो हम सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू की हेल्प से इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो निकालते हैं। तो आर किसके इक्वल आएगा, वी की वैल्यू की हमारे पास मेजर्ड वैल्यू 8, आई की है हमारे पास 2, तो आर आ गया हमारे पास 4। जैसे कि हम देखते हैं कि सबके अंदर वैल्यू 4 ही है, तो जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे कैलकुलेट करने की, क्योंकि सब में वैल्यू 4 गिवन है। अगर एक डिफरेंट होती तो हमें यहाँ कैलकुलेट भी करना होता है। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं, सॉरी, अब हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास R इज इक्वल टू वी बाय आई है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, रिलेटिव एरर। चलो भाई रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर है डेल R बाय R इज इक्वल टू डेल V बाय V। मैंने कहा था कि अगर नीचे भी कोई वैल्यू है तो ऊपर जाके एड अप होगी, तो प्लस डेल I बाय I। अब हम इसमें परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो डेल R बाय R मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल टू डेल V अपॉन V मल्टीप्लाई 100% प्लस डेल I अपॉन I मल्टीप्लाई 100%। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा, तो मैं यहाँ पे पहले बार इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करती हूँ। तो डेल आर अपॉन आर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डेल वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8, ना सॉरी 0.5, वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो 0.5 अपॉन 8। यहाँ पे है हमारे पास डेल आई की वैल्यू 0.2 और आई की वैल्यू 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 अपॉन 80 प्लस 2 अपॉन 20। ओके, चलो कैलकुलेट करो। इसको करते हैं, 5 पाँच 3 5 6 2 2 1 जा 2 2 प्लस 10, तो 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 10। ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये आएगा 0.0 16 चिकन 96 2 5 प्लस 0.1। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.1625। ये हमारे पास रिलेटिव एरर की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास रिलेटिव एरर की वैल्यू आ गई है। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ओके, तो इसको अगर हम 100% को कॉमन लेते हैं, 100% को अगर हम कॉमन लेते हैं, तो ये वैल्यू है 0.1625, 100% इंटू 100%। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी
1625 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे तो 16.25%। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है R इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16.25%। जब भी हम परसेंटेज एरर में एरर को लिखते हैं तो हमेशा प्लस माइन का साइन लिखते हैं कि चेंज क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, और ये हम परफेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना आया है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, अगर हमें इनिशियल वैल्यूज हमारी पता होती हैं तो। ओके, तो इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चन पूरे किए हैं। अब हम, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आगे से मैं देखती हूँ कि साइड में थोड़ा स्पेस हो जाए कैलकुलेशन के लिए, ताकि इतनी दिक्कत ना हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए, सेम पैटर्न, सेम चीजें, वैसा मैं फॉर्मूला, वो भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये लोग। ए रेक्टेंगुलर प्लेट हैज ए लेंथ इतनी, ये इसकी लेंथ है, तो ये इसमें मेजर्ड वैल्यू है, ये इसमें एब्सोल्यूट एरर है। सेम विड्थ के अंदर मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। यहाँ पे हमें ओनली परसेंटेज एरर बताना है एरिया में। तो हमें पता है यहाँ से कि एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर हम एरिया को ए से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, विड्थ को डब्ल्यू से करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेटिव एरर आएगा वो आएगा डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो डेल एल हमारे पास है 0.04, तो 0.04 अपॉन मेजर्ड वैल्यू 4 प्लस डेल डब्ल्यू है हमारे पास 0.02 अपॉन मेजर्ड वैल्यू है 2। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 0.01 प्लस 0.01, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है 0.02। अब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं ए में। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर को, तो डेल एल अपॉन एल प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100%, तो 0.02 मल्टीप्लाई 100%। दो डेसिमल पॉइंट्स हैं तो दो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2%। देखो आंसर्स में है, मतलब ऑप्शंस में है या सीरा, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। देखो कैसे सिमिलर, सब कुछ सिमिलर चल रहा है इन लोगों का और कुछ नहीं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास ईयर 2019 का। 2018 तक इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे ना, 2016 में इन्होंने पूछे हैं 4 क्वेश्चंस, 2018 में इन्होंने पूछा है 1 क्वेश्चंस, 2019 में इन लोगों ने पूछे हैं 2 क्वेश्चंस। देख रहे हो, कोई सिमिलर नहीं है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पर हाँ एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आया है बस एक बार। आई थिंक 2019 में कोई 2000 सॉरी 2021 में 2021 में इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बस एक ही ईयर है जिसमें नहीं आए, उस वरना इनकी जो 2 से लेके 4 तक एक यूनिट से क्वेश्चन, इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगा लेते हैं ना, जो मैं करवा रही हूँ, इनको भी, इनका पैटर्न देख लेते हैं किस तरह से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस ना इजीली लगा लेंगे। इवन आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में अगर आपको देखना है तो बस यूनिट और डायमेंशंस देखने हैं, फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन यूनिट इफ विस्कोसिटी। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए विस्कोसिटी क्या होता है। चलो बताओ भाई, विस्कोसिटी क्या होता है।
तो विस्कोसिटी हमारे पास क्या होता है? विस्कोसिटी क्या मेजर करती है? बताओ। मेजर ऑफ फ्लूइड इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, इनके बीच में जो एडजेसेंट लेयर, ये जो लेयर है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो लेयर है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो विस्कोसिटी होती है वो इसको मेजर करके बताती है कि हमारे पास कितना फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दो एडजेसेंट लेयर के बीच में, उनका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ईटा। ये हमारे पास क्या है? विस्कोसिटी। ये है फ्रिक्शनल फोर्स इनटू ए, एरिया, इनटू dv by dx, velocity gradient, change of velocity with respect to x। ओके, अब हमें यहाँ से पता लग गया हमें ये फॉर्मूला है। ओके, यहाँ से हम अपने ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे सुनिए एक बार। सरफेस टेंशन, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं ना, एमएलटी, तो इन्होंने फॉर्मूला के लिए जब हम रिलेशंस निकालते हैं तो ये क्वांटिटीज गिवन है। देन द डायमेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द सिस्टम आर, इसने कहा है कि तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा। हमें बताना है कि जो ये चार ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा टाइम का डायमेंशन होगा। ये जो चार है इनमें से किसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा। क्या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ईटा का डायमेंशन निकाले, क्यू का निकाले, एस का निकाले, वैल्यू पुट करें अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग ऑप्शंस में। उन वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इनका आंसर निकाले, जो टाइम, जिसका डायमेंशन टाइम आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। दूसरा है हमारे पास जो हम अभी प्रोसीड कर रहे हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, पर डायमेंशंस तो हमें इन तीनों के निकालने ही होंगे। अगर आपको याद रहते हैं तो बेटर है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इस पे तो ये पूछता ही है। विस्कोसिटी का भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन का भी आपको इंपॉर्टेंट है। आपको इनके डायमेंशंस पता होने चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे ईटा का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, तो अब हम इससे यहाँ से इस फॉर्मूला से इसका डायमेंशन निकालते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि डायमेंशंस निकालते हैं। तो ईटा किसके इक्वल हो गया? F अपॉन ए इंटू डीवी बाई dx। हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वेयर, वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन, एक्स का क्या होता है? लेंथ। तो ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ से हमारे पास आया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वेयर टी माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास आया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। देखो आ गया ना विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो विस्कोसिटी क्या होता है कि हमारे पास दो एडजस्टेंट लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को बताता है जो लग रहा होता है। ओके, हमने ईटा का डायमेंशन निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन किसके इक्वल होती है? सरफेस टेंशन किसके इक्वल होती है हमारे पास? बताओ। सरफेस टेंशन होती है हमारे पास फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, फोर्स का हमने अभी लिखा था एम एल टी माइनस टू, लेंथ एल। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस टेंशन किसके इक्वल आया? एम टी माइनस टू। फिर हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, जिसको हमने क्यू से डिनोट किया है। ये क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या हुआ कि किसी वॉल्यूम में यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये एल क्यूब अपॉन टी, वॉल्यूम का एल क्यूब। तो एल क्यूब टी ऊपर जाके माइनस वन। हमारे पास डायमेंशन आ चुके हैं। क्या तो हम इन तीनों डायमेंशन को सीधे फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट कर लें। ओके, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ से ये आता है। एक मेथड है कि जैसे फॉर्मूला मेकिंग में नहीं करते हम, ईटा की पावर ए, सरफेस टेंशन की पावर बी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की पावर सी।
क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है ना कि हमें टाइम का निकालना है, द डायमेंशन ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अब ईटा की पावर क्या है हमारे पास, कहाँ है, एम एल माइनस, ये आपको याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एम टी माइनस टू बी, उसके बाद है एल क्यू टी माइनस वन इंटू सी। अब अलग अलग कर देते हैं एम का और ये, तो एम यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ पे एम है नहीं, एल का माइनस ए, जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारे पास 3c, ऐसे टी का माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, तो टी हमारे पास इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे एम भी जीरो है, एल भी जीरो है, टी वन है। अब हम एम एल टी इनको कंपेयर करते हैं। अगर हम एम के लिए कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के लिए। अगर हम एल को कंपेयर करते हैं, एल को करते हैं तो हमारे पास माइनस ए प्लस थ्री से किसके इक्वल आ गया, जीरो के लिए। और अगर हम टी को कंपेयर करते हैं तो माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वन के। अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस बी के इक्वल आ गया, ओके। यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 3c के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, b और c में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस a, यहाँ से c की वैल्यू क्या हो गई, a बाई थ्री। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b की जगह हम a को रखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस टू ए, और ये क्या है, a बाई थ्री, तो ये माइनस a बाई थ्री। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू वन के इक्वल है, ये वन के इक्वल है, तो ये क्या आ गया, a माइनस ए बाई थ्री किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो 3a माइनस ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन, तो 2a इज इक्वल टू थ्री के इक्वल आ गया। a किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3/2 के। अगर a 3/2 के इक्वल है तो यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस 3/2 और c इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो यहाँ से हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है, ओके। अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ईटा की पावर 3/2, s की पावर माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की पावर 1/2। अगर हम इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है, अगर हम कांस्टेंट, क्वेश्चन में कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट तो लिया नहीं है, चलो हम बताते हैं, ये किसके इक्वल आता है, ईटा की पावर क्यूब, ये नीचे जाएगा तो एस की पावर क्यूब, क्यूब ऊपर रहेगा, और सबका हाफ है, उसकी पावर हाफ, तो ये हमारा राइट आंसर है, हाफ। पर ये आंसर है, इनसे किसी भी क्वेश्चन में मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा ये, पर ये क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। अगर हमें ये क्वेश्चन में चाहिए तो हमें इसकी पावर यहाँ पे 1/2 करनी होगी, 1/2, तब हमारा जाके आंसर आएगा, ओके। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। काफी आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके लिए कैलकुलेशंस कर रही हूँ। एक दो बार हुआ है कि एस्टेट ने इतना हार्ड और लेंथी पेपर दिया है कैलकुलेशन ने कि प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, पर ये वाले काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनसे मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं 2020 में, ओके। चलो चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। 2021 में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है,
तो आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। हम्म, इसमें बोल रहा है द मास ऑफ अ फ्लूइड flowing per second per unit area of cross section of a tube is proportional to px into vy. The mass of liquid flowing the mass of the liquid flowing per second per unit area of the cross section of a tube is proportional to px and vy, where P is the pressure difference and V is the velocity. The relation between x and y is, हमारे पास relation पूछे, सेम क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखो द मास ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया is directly proportional to px vy. ओके, यहाँ पे p हमारे पास क्या है, प्रेशर, v क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेलोसिटी। अब हमें इन सबके डायमेंशनल्स फॉर्मूले लिखने होंगे, ठीक है। तो मास का m, सेकंड किसका है बताओ, सेकंड 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 है हमारे पास, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, सेकंड का मतलब यहाँ पे मुझे टाइम लिखना चाहिए था, सॉरी गलत। ये क्या है हमारे पास, टाइम गलती से लिखा गया, तो टाइम का टी, एरिया का क्या हो गया एल स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, प्रेशर होता है हमारे पास, आपको प्रेशर का याद होना चाहिए फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारे पास क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया हो गया हमारे पास एल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर एक्स, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, इसकी पावर वाई, एल की पावर वाई। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो एम टी माइनस वन एल माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स एल की माइनस एक्स प्लस वाई टी माइनस टू एक्स माइनस वाई। ओके, कंपेयर करो, तो x की वैल्यू m को कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। ओके, यहाँ से कंपेयर, और जब हम t को कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू, और सॉरी टाइम, इसमें टाइम में तो माइनस वन है, ये इसकी वैल्यू है टाइम की एम एल, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैं दोबारा करती हूँ, सॉरी सॉरी, मास है, चलिए करेंगे, दोबारा ही लिखती हूँ इसको मैं, एम एल माइनस टू टी माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स एल माइनस एक्स प्लस वाई टी माइनस टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो x की वैल्यू 1 हो गई है, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करती हूँ, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, x 1 है, y माइनस वन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया, अगर हम 1 को x लिखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो that will be our answer। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आज की क्लास में किया है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट पक्का करें। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, इसमें मुझसे थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे और वीडियोस में इससे भी बेहतर होगा,
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मेरे साथ बने रहें। हैव अ गुड डे।